अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों से सुन रखा होगा कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी की जो कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैसे मतलब ख़राब होने के, रिटर्न्स कम आने के बहुत चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर रिटर्न बहुत ही कम आएंगे। लेकिन आखिर ये चीज़ पता नहीं चल पाया कि आखिर स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क होता ही क्यों है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि छोटी कंपनी इसलिए रिस्क होता है। देखिए, ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई भी जवाब नहीं हुआ और इस जवाब का कोई सेंस भी नहीं है। सबसे पहली चीज़ आप ये देखिए कि भाई ये डिसाइड कैसे होता है कि भाई कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। देखिए, पहले आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन करके रखी हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो मतलब 10,000 करोड़ की जिसकी मार्केट कैप है वो लार्ज कैप है। इसी तरीके से स्मॉल कैप के लिए कहा जाता है कि जो कंपनी 250 करोड़ से ऊपर की है उसे स्मॉल कैप कहा जाता है, या फिर 2000 करोड़ से ऊपर की है उसे कहा जाता है। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन और ये फॉर्मूला एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट फार्मूला क्या है और कैसे ये डिसाइड होता है कि आखिर लार्ज कैप कौन सी है, मिड कैप कौन सी है और स्मॉल कैप कौन सी है। देखिए, 2017 में 6 अक्टूबर को सेबी ने एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर में कहा था कि देखो भाई, ऐसे नहीं डिसाइड हो सकता है कि कौन सी लार्ज कैप है और कौन सी मिड है और कौन सी स्मॉल है। तो सेबी ने कहा कि उसकी टोटल वैल्यू को देखो। उसकी टोटल वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा? मान लीजिए कि एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है ए, या फिर एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है जेड हम मान लेते हैं कंपनी का नाम। देखिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल से यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा बहुत मदद करता है किसी भी बात को समझने के लिए। तो एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है जेड। अब देखिए कि मार्केट में उसके कितने शेयर्स हैं, उसकी एक शेयर्स की कीमत क्या है, मतलब एक शेयर्स की कीमत क्या है, और मार्केट में जितने भी शेयर्स है 1000, 2000, 4000 जितने भी शेयर्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? मतलब एक शेयर की प्राइस कितनी है, तो एक शेयर की प्राइस से टोटल शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां पर आपको उस कंपनी का मतलब टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को वो कंपनी खरीदनी है तो उसके टोटल जितने भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे उस रेट में जो उसके एक शेयर्स की वैल्यू है, तो वो पूरी कंपनी खरीद सकता है इस हिसाब किताब से। तो इस हिसाब किताब से जिसके नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे, जिनका यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगा, उनमें से जो 100 कंपनी होगी वो लार्ज कैप कंपनी कहलाएगी। अब सेम इसी तरीके से उसके बाद 101 से लेकर 150 तक के जो बड़ी कंपनी होगी उसे क्या कहा जाएगा? मिड कैप कंपनीज कहा जाएगा। उससे नीचे जो भी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज स्मॉल कैप कैटेगरी में आएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आखिर स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क कैसे होता है। देखिए, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, उसके बाद टीसीएस हो गया, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जब इसका नाम लिया जाए तो आपको पता होगा और आप कहेंगे कि भाई ये क्या नाम लिया जा रहा है, ये तो हमने पहले भी सुन रखा है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है इसलिए आपने बराबर इसका नाम जानते हैं और बराबर आपने इसका नाम सुना होगा। समझ रहे कि नहीं? वहीं पर अगर 2-4 छोटी कंपनियों का नाम ले लिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे कि नहीं? इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस क्लास से अगर 10, 20, 30 बच्चे को निकाल कर अगर ये कह दिया जाए कि भाई इसमें जो सबसे माइंडेड बच्चे हैं ना उनमें से 3 को आप छांट कर निकालो, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा छांट कर निकालना। लेकिन आपको ये कह दिया जाए कि पूरे कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं उनमें से 4-5 को आप छांट कर निकालो या 3 को छांट कर निकालो जो बहुत ही ज़्यादा माइंडेड है, तो वहाँ पर ये डिसीजन लेना कि भाई कौन माइंडेड है कौन बहुत ज़्यादा माइंडेड है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसी तरीके से स्मॉल कैप में रिस्क क्यों होता है इस चीज़ को समझिए। अगर हम बात करें लार्ज कैप की तो आपको पता चल गया कि 100 की टॉप 100 कंपनी जो होती है वो लार्ज कैप होती है, वो लार्ज कैप बड़ी कंपनी है। उसके बाद मिड कैप की बात आती है तो 101 से लेकर 150 वाली मिड कैप हो जाती है। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो एनएससी और बीएससी दोनों मिलाकर सेबी के अंडर में जो रजिस्टर्ड है ना 7,000 7,500 से ज़्यादा कंपनीज हैं। अब सोचिए 100 कंपनी उसमें से लार्ज कैप निकाल दीजिए, 150 कंपनी उसमें से मिड कैप निकाल दीजिए, मतलब दोनों मिलाकर 250 कंपनी हो जाती है। मतलब 250 कंपनी के बाद अब 7,500 कंपनियों में ये फैसला करना कि कौन सी अच्छी कंपनी है, ये फंड मैनेजर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। कौन कंपनी किस तरह का परफॉर्म कर रही है, कौन कंपनी किस प्रोजेक्ट
सेलेक्ट पे काम कर रही है, क्योंकि किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए उसकी सारी डिटेल्स देखनी पड़ती है कि किस तरह के प्रोडक्ट पे काम कर रही है, क्या इसके सेलिंग्स प्लान है, इसकी सेलिंग कैसी हो रही है, पहले कैसी रही है, आने वाला फ्यूचर में क्या ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करना होता है। वहाँ पर फंड मैनेजर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि 7,500 कंपनियों में ये सेलेक्ट करना कि बेस्ट कंपनी कौन है, क्योंकि जैसा कि मैं बराबर कई बार बोल चुका हूँ कि 250 कंपनियों के बाद जो भी है वो स्मॉल कैप कंपनीज है। अब सोच लीजिए, स्मॉल कैप कंपनीज में छांट कर अच्छी कंपनी निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर फंड मैनेजर अगर किसी कंपनी को अच्छा समझकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर भी देता है आपके पैसे को, तो क्या गारंटी कि वो अच्छा परफॉर्म करेगी भी या नहीं करेगी। तो ये सारे चेंजेस वगैरह करते रहने पड़ते हैं, इसलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ही रिस्क होता है। क्योंकि सिंपल भाषा में आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि फंड मैनेजर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई कैसे एक अच्छी कंपनी तलाश किया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में 1-2 कंपनी थोड़ी है, 7,000 से ज़्यादा कंपनीज हैं। और मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा रीज़न है। लोग ऊपर ऊपर कुछ भी मतलब बोलकर चले जाते हैं कि इसलिए निवेश नहीं करो, इसलिए निवेश नहीं करो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। असल रीज़न जानिए कि असल एक्चुअल मामला क्या है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा रिस्क क्यों होता है, आपको क्यों सुनने को मिलता है, इसका दूसरा रीजन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही गौर से सुनिएगा। मानकर चलिए कि मार्केट में अगर गिरावट आती है, किसी तरह से रिसेशन वगैरह आता है या फिर कुछ भी होता है, तो इसका इफेक्ट बड़ी कंपनियों पे नहीं पड़ता है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन छोटी कंपनियों पे उसका इफेक्ट बहुत ही जल्दी पड़ जाता है। जैसे कोविड के टाइम की अगर हम बात करें या कोविड के टाइम के और भी बार मार्केट में जब गिरावट हुई है, तब आप देखिए तो बड़ी कंपनी जो होती है, जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी होती है, उनके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। क्यों असर नहीं पड़ता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो कंपनी, फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग होती है और बजट के हिसाब से भी, मतलब उनके पास पैसे भी भर भर कर होते हैं, जिसकी वजह से वो पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उनके ऊपर उतना असर नहीं पड़ता है। अब सोचिए, थोड़ी बहुत अगर गिरावट हो तो रिलायंस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इन्फोसिस टीसीएस के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, इस तरीके की जो कंपनी है उनके ऊपर बहुत ही कम असर, ये एक झटके को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज की अगर बात की जाए तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनके पास इतने अच्छे पैसे नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो उन झटकों को बर्दाश्त कर सके, इसलिए रिस्क बढ़ जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज में। उसके बाद लास्ट रीज़न की मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर स्मॉल कैप कैटेगरी में मतलब क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए, लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर भी रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। मानकर चलिए कि मार्केट में अगर एक मरतबा गिरावट आ रही है, तो जैसा कि मैंने कहा है, लार्ज कैप कंपनियों के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, बट उसके कंपेरिजन में अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात करें तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लोग, मार्केट में गिरावट आ रही है या किसी भी वजह से अगर बहुत सारे लोग पैसे को निकाल रहे हैं, तो लार्ज कैप कंपनियों में मतलब आसानी से पैसे को निकाला जा सकता है। लेकिन अगर वहीं स्मॉल कैप कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसके प्रोसेस को फुलफिल करने में फंड मैनेजर को काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सोचिए कि अगर एक कंपनीज ऐसी है जो बहुत छोटी है, मतलब स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग अगर ये एप्लीकेशन करें कि मुझे रिडम्पशन चाहिए, मुझे रिडीम करना है अपने पैसे को, तो एक साथ जब बहुत सारा एप्लीकेशन जाएगा तो वहाँ पर मतलब प्रोसेस को फुलफिल करने में फंड मैनेजर को टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। और सोच लीजिए, सिर्फ फंड मैनेजर को टाइम जाएगा, इसकी वजह से लिक्विडिटी में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आगे तो उनके पास पैसे की कमी है ही है, लेकिन वहाँ पर अगर हम बात करें टीसीएस, इन्फोसिस या रिलायंस जैसी कंपनियों, जो बड़ी कंपनी है, वहाँ पर बहुत सारे लोग अगर रिडम्पशन का एप्लीकेशन भी कर देना, फिर भी फंड मैनेजर को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा उस प्रोसेस को फुलफिल करने में। और दूसरी बात, ऑलरेडी उनके पास कैश भी बहुत सारा रखा हुआ रहता है, तो उनके पास इतनी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो लार्ज कैप कंपनी में कहने का मतलब है कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू स्मॉल कैप कंपनीज। देखिए, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि यही 3 रीजन पे डिपेंडेंट है कि भाई मतलब कंप्लीटली यही 3 रीजन है जिसकी वजह से रिस्क होता है स्मॉल कैप कंपनी में, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।